Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं जो कि है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, और वो है कि कब हमें थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को यूज करना चाहिए, व्हेन द थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड। तो सिंपल सा आंसर है उसका कि व्हेन द इवेंट्स आर अनसर्टेन, देन टू मेजर द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी in the occurrence of any event, any outcome, then the theory of probability is used। यानी जब भी અનસર્ટેનિટી हो, અનિશ્ચિતતા હોય, ત્યારે જ આપણે કહીએ છીએ કે સંભાવનાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ। ओके, प्रोबेबिलिटी के टाइप्स के बारे में अब बात करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी को मेन दो हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है जिसे कहा जाता है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, दूसरा जो है उसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। अब जो ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है उसके भी दो हमारे पास पार्ट है। पहली डेफिनेशन कही जाती है, पहला पार्ट कहा जाता है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, एंड दूसरा जो पार्ट है उसे कहा जाता है रिलेटिव प्रोबेबिलिटी। तो चलो अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं इन सभी प्रोबेबिलिटी के पार्ट्स को, जिसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी का मीनिंग। तो उसके अंदर क्या होता है, तो व्हेन द प्रोबेबिलिटीज आर कैलकुलेटेड on the basis of belief of the person, then it is known as subjective probability। कि कोई मान्यता ऊपर आधारित हो ત્યારે એને આપણે કહીએ છીએ સબ્જેક્ટિવ પ્રોબેબિલિટી। बिलीफ के ऊपर से है तब कहा जाता है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। एग्जाम्पल लेंगे तो ही समझ में आएगा। तो उसका एग्जाम्पल हम ऑब्जर्व करते हैं कि इफ अ स्टूडेंट मेक्स अ स्टेटमेंट दैट he will give the next test 99%, then the probability that he will give the exam, he will give the test is 0.99। यानी उसकी बिलीफ है कि वो टेस्ट देगा 99%, तो प्रोबेबिलिटी सीधी हम लेते हैं 0.99। अब देखते हैं दूसरी डेफिनेशन। तो अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं हमारी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग या उसकी डेफिनेशन। तो उसमें हम कहते हैं कि इफ द प्रोबेबिलिटीज आर कैलकुलेटेड on the basis of classical random experiments, then it is called classical probability। अब यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है वो अभी हम ऑब्जर्व ही करने वाले हैं, तो उसका पार्ट भी समझ में आएगा। मगर पहले इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल हम कहते हैं कि व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन को जब टॉस्ट किया जाता है, देन वी नो दैट देयर आर 50% चांसेस ऑफ गेटिंग अ हेड। છાપ મેળવવાના સંભાવના જે છે આપણે કહીએ છીએ 50% છે। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 0.5, या जिसे हम कहते हैं 1/2। ठीक है, तो क्लासिकल रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हो तो उसे कहा जाता है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। ये डेफिनेशंस कभी कभी पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो खास ध्यान रखना है। उसके बाद अब देखते हैं हम रिलेटिव प्रोबेबिलिटी, उसका मीनिंग भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। व्हेन द प्रोबेबिलिटीज आर कैलकुलेटेड on the basis of past data of frequency distribution, then it is called relative probability। यानी पुराने डेटा के ऊपर से अगर आपको मिलती है कोई प्रोबेबिलिटी तो उसे कहा जाता है रिलेटिव प्रोबेबिलिटी। उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। इफ वी हैव इंफॉर्मेशन दैट अ स्टूडेंट हैज गिवन 9 tests out of 10 tests, then the probability that he will give the next test will be 9/10, यानी कि 0.9। अगर हमारे पास पुराना डेटा है तो हम कह सकते हैं कि 10 में से 9 बार उसने पहले टेस्ट दिया है, तो शायद इस बार भी वो 9/10 यानी 0.9 उसकी प्रोबेबिलिटी रहती है, यानी संभावना रहे। इन शॉर्ट पुराने डेटा से कनेक्टेड रहता है ये पार्ट। और अब देखने वाले हैं हमारे रेगुलर मीनिंग, जो कि है पहला है रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि अभी हम कह ही चुके हैं, एग्जांपल भी देख चुके हैं कॉइन का। अब उसका नॉर्मल जो मीनिंग है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो एन एक्सपेरिमेंट विच कैन रिजल्ट इन एनी ऑफ द सेवरल पॉसिबल आउटकम्स is known as random experiment, but the result cannot be predicted
करेक्टली इन एडवांस, ठीक है। सो इसे कहा जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो जिसको आप पहले से कह नहीं सकते कि कौन सा रिजल्ट आने वाला है, उसे हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो उसके एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करना है। तो अभी अभी हमने वैसे देख ही लिया है कि जिसका पहला एग्जांपल अभी हमने कहा, वैसे ही टॉसिंग अ कॉइन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल अगर हम कहना चाहे तो थ्रोइंग अ क्यूबिकल डाई या क्यूब कह सकते हो, इज ऑल्सो अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। देन तीसरा एग्जांपल भी हम कह सकते हैं, ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इज ऑल्सो अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये हुआ मीनिंग ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। कुछ और डेफिनेशंस है जिसे हम ऑब्जर्व करेंगे। अब नेक्स्ट डेफिनेशन में जाए उससे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट है, वो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, तो उसे हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे कि हमने कहा, द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स इन एनी वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स। जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसमें हमें पहले से ही पता होता है, कॉइन अगर टॉस करते हैं फॉर एग्जांपल, तो या तो हेड आएगा या तो टेल। हमें आउटकम्स पता ही है, दो में से कोई एक आएगा, मगर वो हम पहले से नहीं कह सकते हैं। तो हमारी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक वही है कि all possible outcomes can be described in advance, but हम जैसे कह चुके हैं आगे, the result of the experiment cannot be predicted। पता होता है मगर उसे हम करेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते नहीं है। एंड चौथी कैरेक्टरिस्टिक है हमारी जो, वो कहती है कि द एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड अंडर द सिमिलर कंडीशन। सेम कंडीशन में आप उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए हम समझ रहे हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है सैंपल स्पेस। जैसे कि कॉइन को टॉस किया एच एंड टी, उसका एक सेट बनाया जाए तो वो बन जाता है सैंपल स्पेस। बस तो वही पार्ट है, that a set of all possible outcomes of a random experiment is known as a sample space and it is denoted by S or U। S या U से हम represent करते हैं। Each outcome of the sample space is called sample point। हर एक जो आंसर होता है, आउटपुट होता है, उसे कहा जाता है सैंपल पॉइंट। The number of sample points is the sample space in the sample space may be denoted by n or n of s। नोटेशन है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल हमारा होता नहीं है, ठीक है। अब एग्जांपल ले लेते हैं इसका कि when a coin is tossed then u और s is equal to h t, जो कि हम पहले ही कह चुके हैं, ठीक है। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल अगर ले, if two coins are tossed together then उसका सैंपल स्पेस होता है एच 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 टी टी एच टी टी। एंड तीसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि अ क्यूबिकल डाई इज थ्रोन, डाई में 6 साइड्स होती है, देन s इज इक्वल टू 6 साइड पे 6 नंबर होते हैं, कोई भी एक मिल सकता है, यानी टोटल मिला के s या u हम कहे तो 1 2 3 4 5 6 होता है। तो ये हुआ सैंपल स्पेस का एग्जाम्पल का पार्ट। अब देख लेते हैं हमारा मीनिंग ऑफ इवेंट, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट इवेंट कई बार पूछे भी जा चुके हैं, तो लगती नॉर्मल डेफिनेशन है मगर वो पूछ भी लेते हैं एग्जाम में। तो इवेंट यानी दूसरा कुछ नहीं है, रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। रिजल्ट को ही कहा जाता है इवेंट। एंड इवेंट्स आर जनरली डेनोटेड बाय ए बी सी एटसेट्रा। अलग अलग कैपिटल लेटर से इवेंट के नामकरण किए जाते हैं, ठीक है। उसका भी एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम में एग्जाम्पल के साथ मीनिंग लिखना होता है, 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है तब। In the experiment of throwing a cubical die, event that even number appears is capital A is equal to 2, 4 and 6। even number मिले उसे हम कहने वाले कैपिटल A, तो उसके सैंपल पॉइंट्स हमें मिलते हैं 2, 4 एंड 6। अब हमें कुछ ऐसी डेफिनेशंस देखनी है जो रेगुलरली नहीं पूछी जाती मगर कभी कभी रैंडमली इन तीनों में से एक आध दिख जाता है, जिसमें पहली है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इफ u is a finite sample space, u या s कह सकते हो, and a is any event of u, then the set obtained by all such elements of u which are not present in a is called the complementary event of a and it is denoted by a dash or a bar। यानी कि आप कह सकते हो u में है मगर a में नहीं है, रेगुलर सेट में कहते हैं वैसे जैसे ही यहाँ पे u या s यूज किया जाता है, जैसे कि हम आगे कह चुके हैं सैंपल स्पेस में, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। When a die is thrown
सैंपल स्पेस जो होता है वो होता है 1 2 3 4 5 6। उसमें नाउ इफ इवेंट ए अगर हम कहना चाहे a इज इक्वल टू इवन नंबर इज ऑब्टेन, दैट मीन्स 2 4 6, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ a विल बी a डैश दैट इज 1 3 एंड 5। यानी उसे हम कह सकते हैं इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। यानी इवन नंबर अगर कैपिटल ए को कहेंगे तो ए डैश होगा हमारा ऑड नंबर का सेट, यानी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, उसके अलावा हमें देखना है यूनियन ऑफ टू इवेंट्स, योग घटना कही शकाय बे घटनाओनी। तो हम कहते हैं इफ ए एंड बी आर ओनली टू इवेंट्स ऑफ अ फाइनाइट सैंपल स्पेस u, then the set of all the sample points belonging to either A or B or both is called union of two events A and B, and it is denoted by A union B। यानी A union B का अगर मीनिंग कहना है तो हम कह सकते हैं it is either in A or B or in both, यानी कि at least one of the events A and B will occur, ऐसा भी हम उसे कह सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक प्यारा सा। तो एग्जाम्पल खास लिखना पड़ेगा, 2 मार्क्स में पूछा जाए तो, 1 मार्क में पूछे तो खाली आप मीनिंग लिख सकते हो। When a die is thrown, then उसका सैंपल स्पेस u होता है 1 2 3 4 5 6। उसमें मैं अगर अगेन आगे वाला कंटिन्यू करें एग्जांपल, a अगर इवन नंबर का सेट है 2 4 6 एंड b अगर नंबर्स है विच आर ग्रेटर देन 3 दैट इज 4 5 एंड 6, तो a यूनियन b होगा 2 4 5 एंड 6, जिसके अंदर a के भी एलिमेंट होंगे एंड b के भी एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स। सिंपल सा पार्ट है, ऊपर की डेफिनेशन से ही इसे भी आप समझ सकते हो। ये तीन में से एक आध डेफिनेशन जनरली दिख जाती है। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स ऑफ फाइनाइट स्पेस u, या एस कह सकते हो, देन द सेट ऑफ ऑल द सैंपल पॉइंट्स बिलोंगिंग टू बोथ ए एंड बी इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स। और उसका एग्जांपल भी ऊपर है, वैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे, वही एग्जांपल लेते हैं तो भी चलेगा। इट इज डिनोटेड बाय इंटरसेक्शन बी। एग्जांपल में मैंने जैसे कहा अगर ऊपर कि व्हेन अ डाई इज थ्रोन, सैंपल स्पेस u जो है वो हमारा 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, एंड अगर इवेंट a के लिए हम कहते हैं सेम इवन नंबर 2 4 6, b के लिए हम नंबर कहते हैं ग्रेटर देन 3 यानी 4 5 6, तो इंटरसेक्शन होगा 4 एंड 6 का सेट, यानी a इंटरसेक्शन b बनेगा 4 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाई का एग्जांपल लेके तीनों समझे हैं, बुक में आप देख सकते हो दूसरे एग्जांपल लेके भी समझाया गया है। तो अब हमें देखनी है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, और जिसमें जो पहली डेफिनेशन है वो है डिफरेंस इवेंट। तो इसका इस्तेमाल ज़्यादातर एग्जाम्पल में ही होता है, तो ये थियरी के लिहाज से कम इंपॉर्टेंट है, मगर फिर भी समझना तो पड़ेगा ही। इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स ऑफ अ फाइनाइट सैंपल स्पेस u, then the set of elements which are present in A but not present in B is called the difference event of A and B, and it is denoted by A minus B और A intersection B dash। A में हो मगर B में प्रेजेंट ना हो तो उसे कहा जाता है डिफरेंस इवेंट। इसका एग्जांपल नहीं दिया गया है क्योंकि ये मेनली जो है हमारे वेन डायग्राम के ऊपर से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट डेफिनेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टिक करना इसे मोस्ट आईएमपी में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो इसका मीनिंग भी पूछा जाता है और इसका एग्जांपल में भी ज्यादातर हम यूज करेंगे। टू और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट अकर टुगेदर। जब दो साथ में ना हो पाए इवेंट तो कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दैट इज द अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ द इवेंट प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट, यानी एक इवेंट की वजह से दूसरी इवेंट अकर ना हो पाए तब हम कहते हैं दैट इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो उसमें हम कह रहे हैं कि इफ फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन ई बी विल बी 5, देन दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दो इवेंट्स अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन भी लिया जाता है 5। एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, इन टॉसिंग अ कॉइन ए इज इक्वल टू हेड एंड बी इज इक्वल टू टेल्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, क्योंकि दोनों के दोनों इवेंट साथ में होती नहीं है। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले तो इन थ्रोइंग अ क्यूबिकल डाई, डाई अगर उछालते हैं तो ए अगर इवन नंबर है 2 4 6, बी अगर ऑड नंबर है 1 3 5, तो एक साथ इनका भी होना पॉसिबल नहीं है, therefore they are again mutually exclusive events। तो ये हुआ था हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का पार्ट। एग्जॉस्टिव इवेंट भी इंपॉर्टेंट है। ગુજરાતીમાં કહે તો મ્યુચ્યુઅલી એક્સક્લુઝિવ એટલે પરસ્પર નિવારક ઘટનાઓ અને એક્ઝોસ્ટિવ એટલે નિશેષ ઘટનાઓ। तो इसमें हम कहते हैं टू और मोर इवेंट्स
are said to be exhaustive if their union is the sample space U. That is, when the experiment is performed, the any one of them must occur, either A और B और both. जैसे हम कहते हैं A यूनियन B में, वैसा ही है, अगर इनका यूनियन यहाँ पे A यूनियन B होना चाहिए U। तो यहाँ पे वही हम कह रहे हैं कि if for two events A and B, A union B is equal to U, then they are exhaustive events। ठीक है, exhaustive कहा जा सकता है, और उसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। थियरी का पार्ट है मगर तैयार करना जरूरी है, पूछी भी जाती है एग्जाम में। इन थ्रोइंग अ क्यूबिकल डाई, ए अगर इवन नंबर है 2 4 6, बी अगर ऑड नंबर है, तो आप ए यूनियन बी करोगे तो आपको वापस यू मिलेगा, यू यानी 1 2 3 4 5 6। देयरफॉर दीज टू इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी की 3 डेफिनेशंस है, वो भी खास आपको कर लेनी है, जो कि हमने मटेरियल कॉपी में दी हुई है, वो यहाँ पे हम फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो भी कई बार पूछी जा चुकी है। फिलहाल अभी हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड सम मीनिंग, जिसमें पहला है हमारा पी ऑफ ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट ए, जिसे लिखा जाता है एम बाय एन। स्मॉल एम को कहा जाता है फेवरेबल केस, स्मॉल एन को कहा जाता है टोटल केसेस। ये हमारी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में इंक्लूड किया गया है। दूसरा पार्ट है, उसे कहते हैं पी ऑफ ए डैश, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ए, जिसे हम लिख सकते हैं पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। थर्ड जो डेफिनेशन है वो है एडिशन रूल या एडिशन थियरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर हम कहते हैं कि इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस, then the probability that at least one of the event will occur is
P of A union B is equal to PA plus PB minus P of A intersection B। तो ये हुआ हमारा एडिशन रूल फॉर टू इवेंट्स A एंड B, वैसे ही तीन इवेंट्स के लिए भी होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है 4 नंबर, वो कह रहे हैं हम कि इफ इवेंट्स A एंड B आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट देन P of A intersection B is equal to P of A into P of B। म्यूचुअली डिपेंडेंट हो तो हम इस तरह से कह सकते हैं दो इवेंट के लिए PA into PB। पॉइंट नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन, अगर ए भी इंडिपेंडेंट है तो नीचे के रिजल्ट्स बहुत ही यूजफुल है, हम यूज भी करेंगे एग्जांपल में। ए डैश एंड बी डैश, ए डैश एंड बी, ए एंड बी डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। इन शॉर्ट, अगर ए भी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स भी इंडिपेंडेंट होते हैं विथ देयर इवेंट्स एंड वाइस वर्सा बोला गया है। ठीक है, कोई भी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आप उनके रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, उनकी कॉम्प्लीमेंट्स जो है उनका भी पार्ट जो है वो इंडिपेंडेंट ही होगा। 6 नंबर हम कह रहे हैं इफ इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो और उस पर निवारक घटना हो तो P of A इंटरसेक्शन B विल बी P of phi, यानी कि वो होगा 0। 7 नंबर हम कह रहे हैं फॉर एनी टू इवेंट्स A एंड B of the sample space the probability that only event A occurs is given as P of A minus B, जिसे लिखा जाता है P of A intersection B dash, यानी P of A minus P of A intersection B, या इसे लिख सकते हैं हम P of A union B minus P of B। तो ये जो है इसका इस्तेमाल एग्जाम्पल में होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास ध्यान रखेंगे। 7 नंबर का पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये भी यूजफुल रहेगा। उसके बाद हम 8 नंबर के पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए और बी विल नॉट अकर्स, उसे लिखा जाता है P of A डैश यूनियन B डैश विच इज इक्वल टू P of A इंटरसेक्शन B का होल डैश इज इक्वल टू 1 माइनस P of A इंटरसेक्शन B, जिसे हम बेस थियरम भी। अब जो 9 नंबर का पॉइंट है आगे के जैसा ही है, दैट प्रोबेबिलिटी that both the events A and B do not occur is P of A dash intersection B dash, that is P of A union B whole dash is equal to 1 minus P of A union B। इसका भी इस्तेमाल हम एग्जाम्पल में करेंगे। और अब बाकी कुछ पॉइंट्स बाकी रहे, जिसमें 10 नंबर एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, तीन इवेंट के लिए हम कहने वाले हैं अब फॉर 3 इवेंट्स, जिसमें कह रहे हैं हम इफ A, B and C आर एनी 3 इवेंट्स of the sample space then P probability that at least one of them will happen is given by P of A union B union C is equal to P of A plus P of B plus P of C minus P of A intersection B minus P of B intersection C minus P of A intersection C plus P of A intersection B intersection C। ठीक है, तो ये इसका भी पार्ट हम यूज करेंगे, इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, देन 11 नंबर if 3 events A, B and C are mutually exclusive and exhaustive then हम कहते हैं P of A union B union C is equal to PA plus PB plus PC is equal to P of Q is equal to 1। अब इसमें होगा क्या, तो इसमें सभी इंटरसेक्शन जो है वो 0 हो जाएंगे क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एंड यूनियन 1 हो जाता है। अब देख लेते हैं हम 11 नंबर के बाद हमारा 12 नंबर का पॉइंट, if A and B are any two events of the sample space then probability that event A occurs when it is known that event B has happened, और हम कह सकते हैं event B is already occurred, then it is called conditional probability and it is defined as P of A where B has happened is equal to P of A intersection B upon P of B where P of B is not equal to 0। यानी कोई एक इवेंट हो जाती है उसके बाद नेक्स्ट इवेंट उसके ऊपर डिपेंड करती हो और नेक्स्ट इवेंट होती हो तब यूज किया जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, और ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है कई बार, तो खास याद रखना है इसे। देन अब उसी से रिलेटेड हमारा पार्ट है जो कि है मल्टीप्लिकेशन रूल, इफ A and B आर एनी टू इवेंट्स of the sample space then the probability that both the events occurs together is, दोनों इवेंट साथ में हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए दो केसेस है,
जिसमें पहला कह रहे हैं P of A intersection B is equal to PA into P of B where A has happened, या दूसरा केस हो सकता है P of A intersection B is equal to P of B into P of A when B has happened। यानी पहले केस में हम कह सकते हैं P of A आ गया, यानी A इवेंट अकर हुई होगी, बाद में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है B की, तो फर्स्ट केस। इन सेकेंड केस में प्रोबेबिलिटी B पहले होती है, इवेंट B पहले होती है, बाद में इवेंट A हो तो उसे कहा जाता है P of A when B has happened। तो इतना पार्ट हमारे थियरी से रिलेटेड है। अभी भी बेस थियरम आएगा, जब वो मैं सम आएंगे तब उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। एंड 3 डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी खास ध्यान रखना है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन एंड एक्सियोमेटिक डेफिनेशन, वो आपको मटेरियल कॉपी में से तैयार कर लेना है। तो अब हम देखते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल, सम नंबर 5। वैसे एकदम बेसिक सम है, जैसे कि हम आगे ऑब्जर्व कर चुके हैं, सभी प्रॉपर्टीज डेफिनेशंस को भी ऑब्जर्व किया है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, पेज नंबर 86 पे है क्वेश्चन। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट अ क्लब, सेकेंड अ क्वीन एंड थर्ड अ क्लब क्वीन एंड फोर्थ है अ क्लब और अ क्वीन। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पे कार्ड्स में से आपको इवेंट होती है, जैसे कि क्लब कार्ड मिलना, 4 सूट्स होते हैं। ठीक है, क्लब हो सकता है, स्पेड हो सकता है, डायमंड हो सकता है या हार्ट हो सकता है। 4 स्पेड, कोई भी एक 4 सूट में से कोई भी एक सूट मिल सकता है। क्वीन के बारे में पूछा है, ठीक है, तो वो भी 4 पत्ते होते हैं, उसमें से कोई भी एक में यहाँ पे क्वीन बोला है, किंग बोला है, ठीक है, जैक बोल सकते हैं, उसी तरह से एस बोल सकते हैं एक को, वगैरह वगैरह। ऐसे आपको अलग अलग पार्ट पूछ सकते हैं। तो हम इवेंट के नामकरण करेंगे। टोटल कार्ड्स दिए गए हमारे पास 52 एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो हमें प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन कहती है, कोई भी इवेंट हो। साइड में मैं बताता हूँ, आगे हमने ऑब्जर्व तो किया ही है, P of A इज इक्वल टू M/N, और ये आप जानते ही हो आगे प्रोबेबिलिटी के बारे में 12th में भी पढ़ के आए हैं। सो M यानी फेवरेबल केसेस, N यानी टोटल केसेस। ठीक है, तो सबसे पहले 52 कार्ड्स में से एक कार्ड पसंद करना है। तो पहला जो है इवेंट के बारे में हम कहेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जो है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्लब कार्ड। ठीक है, उन्होंने जैसे लिखा है वैसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब क्लब कार्ड के लिए फेवरेबल केसेस कितने होंगे, तो हमारे पास टोटल 13 पत्ते होते हैं, उसमें से एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो सीधा अगर कहे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ये, अ क्लब कार्ड इज इक्वल टू, लिखा जाता है 13C1 अपॉन टोटल केसेस यानी 52C1। ठीक है, यानी लिखा जाता है 13 अपॉन 52। तो अगर नामकरण करना है तो आप इसे इवेंट वाइज इसे नामकरण में कह सकते हैं ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं अ क्लब कार्ड इज ऑब्टेन। ठीक है, क्योंकि नाम प्रॉपरली लिखेंगे तो ही सभी आंसर मिल पाएंगे। और यहाँ पे जो है उसे मैं कहूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, यानी P of A इज इक्वल टू 13/52। ठीक है, क्योंकि हमें बाकी के क्वेश्चंस पूछे, अकेला अगर क्लब कार्ड का पूछा होता तो हम सीधा ये लिख देते, मगर उन्होंने बाकी नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी है। सेकंड में हम कहेंगे, उसे हम इवेंट कहेंगे बी। ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं इसे। सिमिलरली कंसिडर B इज इक्वल टू अ क्वीन कार्ड इज ऑब्टेन, हमें क्वीन कार्ड मिल रहा है और क्वीन के टोटल पत्ते कितने होते हैं। ठीक है, 4 क्वीन में से कोई भी एक क्वीन आ सकती है, यहाँ पे जैसे 13 पत्ते थे, सो सिंपली लिखते हैं हम द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन कार्ड, यानी उसे हम कहेंगे 4 क्वीन कार्ड्स होते हैं 4 सूट्स के, उसमें से कोई एक डिवाइडेड बाय 52C1। जनरली स्कूल में आपको सीधा लिखवा देते 4/52। ठीक है, मैं इसे कट नहीं कर रहा, पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो। इसे हम कहेंगे P of B। क्यों नहीं कर रहा तो उसका रीजन मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। बेसिक क्वेश्चन है, पूछा भी बहुत कम गया है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कोई भी एक पार्ट। अब तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अ क्लब क्वीन। अब ध्यान रखना है वो क्लब कार्ड भी है एंड क्वीन कार्ड भी है, ए भी है एंड बी, यानी यहाँ पे याद रखना है हम कंसिडर नहीं करेंगे, वो होगा ही ए इंटरसेक्शन बी, यानी अ क्लब क्वीन कार्ड। ठीक है, इज ऑब्टेन्ड, और क्लब हो और क्वीन हो तो वैसी क्वीन एक ही होती है, यानी हम लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्लब क्वीन कार्ड इज इक्वल टू
एक ही क्वीन होती है ना, इसमें तो ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। 1/52 सीधा लिख दूंगा मैं, यानी P ऑफ A इंटरसेक्शन B यानी 1/52। ठीक है, अब ज़्यादातर अगर एग्जाम में पूछना है ये 2 मार्क्स में, तो पहले 3 क्वेश्चन नहीं देंगे, सीधा पूछेंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्लब और अ क्वीन कार्ड। ठीक है, जब भी और आता है तब यूनियन यूज करते हैं, जब भी एंड आता है तो हम इंटरसेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, सो नाउ जो क्वेश्चन उनका है वो होगा A यूनियन B, टेक्निकली कहे तो अ क्लब क्वीन और सॉरी अ क्लब और अ क्वीन। ठीक है, सो उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए सीधा हम फाइंड करेंगे P ऑफ A यूनियन B एंड वी हैव एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, और इनकी वैल्यूज जो है आपके पास यहाँ पे रेडी है। 4 पॉइंट्स में अगर पॉइंट में कन्वर्ट करते हो तो भी चलता है, मैंने क्यों नहीं किया तो LCM की वजह से, लसा। सो 13 + 4 - 1/52 यानी 13 + 4 17 - 1 या 16/52, और अगर किसी ने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके डिवाइड किया है देन ऑल्सो इट इज़ वैलिड। ठीक है, क्योंकि पुराने ज़माने में कैलकुलेटर यूज़ नहीं होता था, बहुत पुराने, मगर अब तो यूज़ होता है, तो उनके लिए अगर आंसर लिखना है तो दैट इज़ 3077। तो ये हम 2 चीज़ें करते हैं यहाँ पे, कैलकुलेटर से भी लिखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसमें हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल ही करेंगे प्रॉपर आंसर लाने के लिए। तो ये हमारा पहला बेसिक एग्जाम्पल हुआ, प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने हमारा पहला कदम जो है वो अब रख दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का तो है ऑब्जेक्टिव टाइप का पार्ट, क्यों समझाता हूं। वी नो दैट अगर कोई भी इवेंट्स, 2 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो तो P ऑफ A प्लस P ऑफ B इज इक्वल टू 1 होता है, जो कि हम आगे नोट कर चुके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। उसी तरह से 3 इवेंट्स A, B एंड C अगर तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हो तो P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C इज इक्वल टू 1 होता है। तो उसी पार्ट का यूज करना है। 6 नंबर में देखो, आप क्वेश्चन में देख सकते हो, ये खाली मैं डिस्कस करूंगा। दिया क्या है, इफ A, B, C आर एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ગુજરાતીમાં કહીએ તો પરસ્પર નિવારક ઘટના અને નિશેષ, એક્ઝોસ્ટિવ એટલે નિશેષ ઘટના, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव એટલે परस्पर निवारक घटना। तो क्या होता है, एग्जॉस्टिव में जितनी भी इवेंट्स हो, 2 इवेंट है तो A यूनियन B इज इक्वल टू U या S होता है, 3 इवेंट्स हो तो A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू U होता है या S होता है, और इंटरसेक्शन वाले की सभी की प्रोबेबिलिटी होती है 0। ठीक है, इंटरसेक्शन 5 यानी प्रोबेबिलिटी 0। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है, पहले में PA, PB, PC दिया गया है। मैं जैसे कह चुका हूँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो तो ये रिजल्ट है हमारा, टोटल 1 होना चाहिए। ठीक है, बुक में अगर आप देखना चाहो तो अकॉर्डिंग टू माय एडिशन, मैं पेज नंबर आपको कहता हूँ 66 पे दिए गए हैं 13 रिजल्ट, 13 हिमेश रेशमिया वाले रिजल्ट्स दिए गए, 13 रिजल्ट्स, उसमें उन्होंने ये पॉइंट इंक्लूड किया है, 11 नंबर का पॉइंट है यही। तो वैसे आगे हम कह ही चुके हैं, फिर भी अगर आपको देखना है तो बुक में भी है 30 नंबर के पेज पे, वो रिजल्ट सभी हम यूज़ करने वाले हैं और एग्जाम में भी पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो पहले पॉइंट में अगर मुझे 1 आ जाता है तो मैं कह सकता हूँ रिजल्ट 2 है, 0.5 प्लस 0.4, 0.9 प्लस 0.2 यानी 1.1, यानी इस वजह से रिजल्ट क्या है, फॉल्स, टोटल 1 हुआ नहीं, 1.1। सेकेंड रिजल्ट में देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें तीसरी वैल्यू नेगेटिव है, एंड एज वी नो दैट प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, संभावना क्यारे ऋण हो सके नहीं, तो उस लिहाज से यहाँ तक तो जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि प्रोबेबिलिटी माइनस नहीं होती, इस वजह से फॉल्स। तीसरे में भी हमें यहाँ तक नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि P ऑफ A इंटरसेक्शन B दिया है, और जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B प्रोबेबिलिटी का आंसर होता है हमेशा 0। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव लायक क्वेश्चन है ये हमारा, बहुत ही प्यारा। ठीक है, तो आज के स्टार्टिंग वाले लेक्चर में, पहले लेक्चर में एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, फिर विराम देंगे हमारे पहले लेक्चर को क्योंकि थियरी का थोड़ा हिस्सा देखा है, तो इट्स फीलिंग ऑसम आई थिंक। ठीक है, दिया क्या है, अ बॉक्स कंटेन्स 6 ब्लैक एंड 4 वाइट बॉल्स। ठीक है, टोटल 10 बॉल्स है। ठीक है, तो वो हम मेंशन जरूर करेंगे हियर देयर आर, वैसे प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल हम बाकी के चैप्टर्स में कर चुके हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। देयर आर 6 ब्लैक एंड
4 white balls. ठीक है, 2 balls are taken at random from it. ठीक है, so 2 balls are taken at random from it. एग्जाम में क्वेश्चन को आपको मेंशन कर देना है, आधा तो आ ही जाता है. टेकन डिटेल एग्जैक्ट वही लिख रहा हूं, एट रैंडम फ्रॉम इट. अब याद हो तो हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में करते थे, वही काम यहां पे करना है कि देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 balls आउट ऑफ कितने होंगे 6 + 4 यानी 10 balls. ठीक है, ये खास ध्यान रखना है, टोटल बॉल्स होंगे 10. सो दैट इज 10c2, दैट इज 10 × 9 अपॉन 2, यानी ये 10c2 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 45. इसकी ज़रूरत हमें अभी पढ़ने वाली है, तो हम पहले से ही ढूंढ के रख देते हैं ये हिस्से को, तो प्रॉब्लम नहीं होगा. अब जाते हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर. पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक. ठीक है, अगेन बेसिक चैप्टर है, बेसिक पार्ट चल रहा है. 12th में जिसको चैप्टर बहुत अच्छा लगता था उसे तो मज़ा ही आता है, जिसको मज़ा नहीं आया था उनको भी अभी मज़ा लेना है, क्योंकि एग्जाम की डेट बहुत नज़दीक आ रही है. फटाफट. सो द प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉल सिलेक्ट किए और बोथ आर ब्लैक, दैट बोथ सिलेक्टेड बॉल्स आर ब्लैक. मैं यहाँ पे सिलेक्टेड लिख रहा हूँ ताकि रेफरेंस मिले. बॉल्स आर ब्लैक, तो इसका सीधा आंसर लिखेंगे, कोई ये भी सपोज नहीं करना है. टोटल आपके पास ब्लैक बॉल्स कितने हैं 6. ठीक है, फेवरेबल केस ऊपर में लिख रहा हूँ, ब्लैक बॉल में से लिखना है यानी 6c2, नीचे हम क्या लिखेंगे 10c2. अब 6c2 यानी क्या होगा, आपको फिर से याद कराता हूँ, वैसे तो हम 2 चैप्टर में देख चुके हैं कि 6 से 2 स्टेप उल्टे जाओ. 6 × 5, नीचे लिखना है 2 × 1 यानी 30/2 यानी 15, और नीचे आएगा 45. यानी अगर आप डिवाइड करते हो तो 0.3333 आएगा, बिकॉज इट इज़ 1/3. ठीक है, अगर 1/3 लिखते हो तो भी चलेगा, बुक के अंदर जैसे कि उन्होंने 1/3 लिखा है, इट इज़ ओके. आप डिवाइड करते हो तो भी चलेगा, वेल एंड गुड, कोई कष्ट नहीं है. सेकेंड जो है वो है बोथ आर वाइट. सेम क्वेश्चन, रिपीटेशन. द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ सिलेक्टेड बॉल्स आर वाइट. ठीक है, तो उसमें वैसा ही पार्ट है, आपको व्हाइट बॉल वाला केस फेवरेबल केस लिखना है, यानी ऊपर आएगा 4c2 और नीचे आएगा 10c2. 4c2 होता है 6/45, और कैलकुलेटर का इस्तेमाल अगर करें हम तो 6/45 कर सकते हो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल, 0.1333. ठीक है, और अगर आपको बुक की तरह लिखना है तो आप लिख सकते हो 2/15. ठीक है, तो वो दूसरा आंसर होगा हमारा. अब फाइनली तीसरा क्वेश्चन जो है, बोथ आर ऑफ द डिफरेंट कलर. ठीक है, एक ब्लैक कलर का हो और एक वाइट कलर का, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है. द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. બંને જુદા જુદા કલર્સના હોય એનો મતલબ શું, એક બॉल जो है नीचे तो मैं वही लिखूंगा 10c2. पहला बॉल अगर ब्लैक कलर का है, आई मीन एक ब्लैक कलर का है, तो दूसरा जो है वो क्या होगा वाइट कलर का होगा. यानी दिस इज 6 × 2 यानी 24 डिवाइडेड बाय आएगा 45. यानी अगर आप इसमें देखते हो तो 8 3 24 एंड नीचे 15 है 15, 15 3 45, तो 8/15 आंसर आएगा. और अगर डिवाइड करना है अगर आपको तो डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.5333. ठीक है, तो ये हमारी दुनिया के पहले प्यारे प्यारे बेसिक एग्जाम्पल्स ही मैंने आज करवाए हैं. ठीक है, बाकी जो एग्जाम्पल है कहानी में ट्विस्ट टाइप के, नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ बेसिक एग्जाम्पल लेंगे और फिर सीधा हम यूनिवर्सिटी के पिटारे में जाने वाले हैं. यूनिवर्सिटी में हॉट फेवरेट 3 या 4 ही मेथड है जिसके एग्जाम्पल ऑलमोस्ट सदियों से दिखते हैं. तो एग्जाम में तो प्रोबेबिलिटी में अभी तक किसी भी स्टूडेंट का एक भी मार्क नहीं गया है एक्सेप्ट थियरी में आगे जो हमने करवाया है डेफिनेशन वाला पार्ट वो सब कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके मार्क्स वहाँ पे जा सकते हैं. ठीक है, तो प्रॉपर तैयारी करनी है हमें, एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रही है धीरे धीरे, तो तैयार करते रहो सब कुछ अच्छे से. ठीक है, तो होमवर्क के लिहाज से अगर कहें तो वैसे अभी कुछ देने लायक है नहीं सम, क्योंकि हमने 1 आध 2 सम ही किया है स्टार्टिंग में, मगर यस इलस्ट्रेशन आप ज़रूर कर सकते हो.
क्योंकि वो गिन के दिए होते हैं और जो बेसिक है पहले एक दो तो इसके जैसे ही हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे, ठीक है। तो आप श्योरली देख पाओगे इलस्ट्रेशन नंबर, वैसे तो 1 से 4 देख सकते हो इजीली, ठीक है, मगर मैं आपको खाली इलस्ट्रेशन 3 एंड 4 करने का मौका दूंगा, ठीक है। 2 इलस्ट्रेशन आपको करने हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अब हम कुछ तूफानी एग्जाम्पल्स में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का काम रखने वाले आज के लेक्चर में। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.